हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा कि अच्छे होंगे। और मेरी यूपीएससी की चैनल यूपीएससी काइट में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये इकोनॉमिक की टॉपिक में है, ठीक है। और चलिए देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शन जो भी होती है गुड सर्विस या एसेट से, एसेट की बिटवीन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर स्पेसिफिक टाइम या टिपिकली अ ईयर। यानी जो भी कोई भी पर्टिकुलर कंट्री है वो क्या ट्रांजैक्शन कर रही है, यानी कितने पैसे को लेन देन कर रही है इन टर्म्स, अगर वो सेल करती है गुड्स सर्विस हो या एसेट्स हो, ठीक है। तो बीओपी रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ एनी नेशन। इन इंडिया इट्स आरबीआई। तो आरबीआई जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की रिकॉर्ड्स को मेंशन करती है। तो जितने भी ट्रांजैक्शन रहती है वो मेंशन रहती है डॉलर में, ठीक है, इंडियन रुपी में नहीं रहती है, डॉलर में रहती है। देयर आर टू मेन अकाउंट्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो दो अकाउंट हैं जो हमें पढ़ना है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, बीओपी में, वो करेंट और कैपिटल अकाउंट। तो देखते हैं कि करेंट अकाउंट क्या है और कैपिटल अकाउंट क्या है। करेंट अकाउंट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस एंड ट्रांसफ़र पेमेंट्स। तो गुड्स एंड सर्विस या कोई भी ट्रांसफ़र पेमेंट है, अगर इनके बारे में अगर कोई सी भी रिकॉर्ड रहेगी या डिटेल्स रहेगी वो करेंट अकाउंट में रहेगी, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट में देखते हैं, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आती है। रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स की कोई भी ट्रांजैक्शन होती है इंटरनेशनली, एसेट्स की अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वो कैपिटल अकाउंट में है। और करेंट अकाउंट में क्या क्या है, गुड सर्विस और ट्रांसफ़र पेमेंट, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम एक और टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। यानी ये कितनी कंट्री जो है क्या एक्सपोर्ट कर रही है उसकी क्या वैल्यू, और इंपोर्ट क्या गुड्स कर रही है उसकी क्या वैल्यू है, उसकी जो जानकारी रहेगी वो हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे, जो डिफरेंस रहेगी, ठीक है, दोनों की। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज इंटर्ड एज क्रेडिट, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट कुछ भी करते हैं तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड में वो क्रेडिट रहेगी, ठीक है। वेयर इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स इज एंटर एज अ डेबिट। अगर कोई भी इम्पोर्ट अगर हम करते हैं गुड्स, उसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में डेबिट लिखेंगे, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस भी कहा जाता है इसे, ठीक है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जो जानकारी रहती है वो उसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड is are said to be in balance when export of goods are equal to imports of good। अगर एक्सपोर्ट जितनी हो रही है उतनी ही अगर इंपोर्ट भी हो रही है, ठीक है, तो ये बैलेंस रहेगी। अब हम देखते हैं ट्रेड सरप्लस क्या है और ट्रेड डेफिसिट क्या है, ठीक है। सरप्लस, बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड सरप्लस किसे कहेंगे, इफ़ कंट्री एक्सपोर्ट मोर गुड्स देन व्हाट इट इंपोर्ट्स। मतलब कहने का कि ट्रेड सरप्लस कब रहेगा, कि मान लेते हैं कि अगर हमने 10 प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है उसे हमने, गुड्स को हमने एक्सपोर्ट किया, ठीक, पर बदले में हमने इंपोर्ट सिर्फ 5 ही करी, तो ये ट्रेड हमारी सरप्लस हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि एक्सपोर्ट हमारे ज़्यादा होना चाहिए इंपोर्ट से, तभी ट्रेड सरप्लस रहेगी। अब हम डेफिशिट, बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड डेफिशिट क्या है वो देखेंगे। इफ़ कंट्री इंपोर्ट्स मोर गुड्स देन व्हाट इट एक्सपोर्ट, इसी की जैसे उल्टा है, ठीक है। अगर कोई कंट्री इंपोर्ट करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और एक्सपोर्ट बहुत कम कर रही है उसी के सामने, तो उससे ट्रेड डेफिसिट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर 10, अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट गुड्स को अगर हमने इंपोर्ट किया और उसके सामने हम सिर्फ 5 ही कोई भी गुड्स है उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गैप हो गई, राइट। तो इसीलिए इसे ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। तो ये जो टर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप नोट डाउन कर लें, आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने जैसा कि स्टार्टिंग में देखा कि दो बैलेंस ऑफ पेमेंट की दो पर्टिकुलर अकाउंट है, करेंट अकाउंट, दूसरी कैपिटल अकाउंट। तो अब हम देखते हैं कि करेंट अकाउंट में क्या क्या आती है और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आती है, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि ये पर्टिकुलर ये कैपिटल अकाउंट की पार्ट है या ये करेंट अकाउंट की पार्ट है, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में दो पार्ट रहेगी,
जो होती है विजिबल और एक इनविजिबल। इनविजिबल और विजिबल को चलिए देखते हैं अब। विजिबल क्या क्या रहती है? गुड्स, ठीक है। कोई भी गुड्स अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं या कोई भी गुड्स अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हम इसे देख पाते हैं, राइट, कि ये पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को मतलब हम देख सकते हैं कि ये क्या एक्सपोर्ट हमने किया और क्या इंपोर्ट किया उसके बिहाफ पे। तो विजिबल में ये गुड्स आती है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है जो आपको ये रिमेंबर करनी है। अब इनविजिबल में क्या क्या आती है? सर्विस इनकम ट्रांजैक्शन, यानी शॉर्ट फॉर्म में आप सिट के पर्टिकुलर नाम से आप इसे याद रख सकते हैं। तो सर्विस में अब क्या आती है? अगर कोई भी नेशंस ने यानी इंडिया अगर कोई भी बैंकिंग की कोई भी सर्विस देती है या सॉफ्टवेयर की कोई सर्विस देती है या टूरिज्म जो होती है, ये सारी सर्विसेज है, राइट, तो ये सर्विस में आती है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जो रिमेंबर रखनी है कि सर्विस में बैंकिंग सॉफ्टवेयर हो या टूरिज्म हो, ये सब सर्विस की पार्ट है जो इनविजिबल में आती है करेंट अकाउंट में। अब और दूसरी पार्ट क्या है इसके? इनकम। इस इनकम में क्या क्या होगी? प्रॉफिट इनकम या डिविडेंड। ये कोई भी पर्टिकुलर अगर इंडियन अगर कोई भी अगर सिटीज़न है इंडिया का जो बाहर वर्क कर रहा है कोई दूसरी फॉरेन कंट्री में, अगर उसे प्रॉफिट होती है तो वो प्रॉफिट का पार्ट रहेगी। अगर उसकी जो भी इनकम है वो भी प्रॉफिट की, अब वो भी पार्ट रहेगी इनकम की, ठीक है। या उसे कोई भी डिविडेंड मिली तो वो भी इनकम की पार्ट रहेगी। अब देखते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में रेमिटेंस है, डोनेशन है, गिफ्ट है, ठीक है। तो ये रेमिटेंस अगर कोई भी आपको पता होगा कि कोई भी इंडियन सिटीज़न अगर फॉरेन कंट्री में जाके अगर वर्क करते हैं तो वहाँ से वो जो पैसे अपनी रिलेटिव्स या अपने फैमिली मेम्बर्स को जो इंडिया में भेजते हैं उसे वो जो ट्रांजैक्शन उसे रेमिटेंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इनविजिबल में देखनी है कि तीन चीज़ें हैं, सर्विस, इनकम और ट्रांजैक्शन। सर्विस में क्या हो गई? बैंकिंग सॉफ्टवेयर सर्विस और टूरिज्म। इनकम में क्या क्या हो गई? प्रॉफिट इनकम या डिविडेंड कोई भी ये हो गई। और ट्रांजैक्शन में रेमिटेंस हो जाएगी, डोनेशन और गिफ्ट। अब दूसरी जो अकाउंट है उसे देखते हैं, ये है कैपिटल, ठीक है। कैपिटल में तीन चीज़ें हैं, तो शॉर्ट फॉर्म इसकी बिल से आप याद रख सकते हैं। बैंकिंग कैपिटल हो गई, ये लोन हो गई, और ये ये लोन हो गई और ये आई से इन्वेस्टमेंट हो गई। तो अब कैपिटल में तीन पार्ट है, इन्वेस्टमेंट, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लोन में सॉवरेन लोन हो गई और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हो गई। कैपिटल बैंकिंग कैपिटल में हो गई एनआरआई अकाउंट। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट में क्या क्या है। एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी अब ये क्या कि लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑफ फॉरेन कंपनीज की जो कैपिटल प्रॉफिट जो होगी, हमें उनके कैपिटल से जो प्रॉफिट होगी तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई कहा जाता है। और फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी शॉर्ट टर्म बिजनेस, ऐसी जो है फॉरेन कंपनी की जो बिजनेस शॉर्ट टर्म बेसिस पे हो रही है और उसकी बिजनेस से जो हमें प्रॉफिट मिल रही है, इंडिया को मिल रही है, राइट, उसे फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि ये कैपिटल की अकाउंट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट की कैपिटल के अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट के अंदर है ये दोनों, ठीक है। अब लोन में देखते हैं सॉवरेन और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अब सॉवरेन में क्या, जो कंट्री कोई भी गवर्नमेंट, अगर इंडिया के केसेस में देखते हैं कि अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसे अगर कुछ पैसे की लोन की ज़रूरत होगी तो वो जो पैसे बॉन्ड के तौर पे इशू करती है, बॉन्ड, राइट, उससे जो पैसे रेज करे, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स, तो उस वो लोन के अंदर आएगी, राइट, लोन के अंदर सॉवरेन में आएगी। और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में कहा, जहाँ कोई कंट्री ने बाहर कोई दूसरी ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन से अगर मनी लिया हुआ है, राइट, कोई भी लोन लिया हुआ है तो वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में आएगी। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में क्या क्या फॉर एग्जांपल क्या है, वर्ल्ड बैंक से अगर लोन लिया है अगर हमारी गवर्नमेंट ने, या एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया हुआ है, या एक्सेट्रा ऐसी जो इंस्टीट्यूशन से अगर लोन ली गई है तो वो कैपिटल में लोन के कैटेगरी के अंदर है, ठीक है। अब बैंकिंग कैपिटल की जो थर्ड पार्ट है, बैंकिंग कैपिटल में क्या है, ये एनआरआई अकाउंट, यानी एनआरआई अकाउंट से जो भी प्रॉफिट हमें हो रही है, राइट, अगर एनआरआई के अकाउंट में कुछ भी अमाउंट है, अगर पैसे हैं वहाँ पर, उस पर अगर उसे लेंड करके जो भी फ़ायदे हो रहे हैं बैंक को, तो वो एनआरआई अकाउंट में वो मेंशन होंगी। तो मोस्टली ये दो इम्पॉर्टेंट पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, एक करेंट और एक कैपिटल, दोनों ये आपको रिमेंबर रखनी है
आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन, ये ग्राफ ऐसे नोट डाउन करके बना सकते हो और इसे भी बना सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। अभी कुछ 2023 या 2022 में क्वेश्चन थी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल अकाउंट में कमर्शियल बोरोइंग किसके अंडर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थी। दूसरी थी कि ये एक्सटर्नल कमर्शियल, अब एक और जो क्वेश्चन थी कि एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये कैपिटल की पार्ट है या करेंट जो अकाउंट है उसकी पार्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके लिए। अब हम देखते हैं कि कुछ चेंजेस इसमें रिसेंटली आईएमएफ की तरफ से की गई थी। अब देखते हैं क्या ये डिटेल्स थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड in the 6th edition of Balance of Payment and International Investment Position Manual BPM6, the Reserve Bank of India also made changes in the structure of Balance of Payment account। यानी IMF ने कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए सजेशन दी थी, जो BPM6 है करके, ठीक है। तो ये according to new classification the transaction are divided into 3 अकाउंट। जो आईएमएफ ने कहा कि पहले 2 ही अकाउंट है, करंट है, कैपिटल है, राइट। पर आईएमएफ ने कहा कि एक और तीसरी अकाउंट भी होनी चाहिए, वो फाइनेंशियल अकाउंट होनी चाहिए, ठीक है। पर हमें इंपॉर्टेंट क्या देखना है कि एसेट सच एज बॉन्ड, इक्विटी, शेयर आर नाउ प्लेस्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट में बॉन्ड या इक्विटी है, ये फाइनेंशियल अकाउंट में इसे प्लेस किया जाएगा। हाउएवर अभी आरबीआई जो कंटिन्यू करिए पब्लिश करना अभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की सारी डिटेल्स वो ओल्ड सिस्टम की ही थ्रू कर रही है, यानी 2 अकाउंट करेंट एंड कैपिटल। एज सच अभी तक ये फाइनेंशियल अकाउंट की बात नहीं की गई है, पर आप थोड़ी सी ये दिमाग में रख सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर बॉन्ड और इक्विटी आती है। पर हालांकि अभी ये पर्टिकुलर अभी आरबीआई से पब्लिश ये 3 जो फाइनेंशियल अकाउंट वाली कैटेगरी है, करंट कैपिटल और फाइनेंशियल, ये वाली अभी ऐसे स्टेटमेंट वो पब्लिश नहीं कर रही है। तो अब देखते हैं 1-2 एमसीक्यूज हैं आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी बेसिस पे यूपीएससी पूछती है क्वेश्चंस। तो आप इस वीडियो को पॉज करके और इसकी आप आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। अब अगर आपने मार्क कर लिया अपनी आंसर, तो मैं आपको इसकी बताना चाहूँगा कि कैपिटल अकाउंट में आती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनटू द कंट्री। तो ऑप्शन इसकी सी रहेगी। अब मैं आपको ये दोबारा मैप के थ्रू दिखा देता हूँ कि कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में जैसा कि आपको मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट में ये एफडीआई आती है, तो यही यूपीएससी ने पूछा हुआ था। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँगा कि जितनी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की इंपॉर्टेंट टर्म्स और या इम्पॉर्टेंट जो भी डिटेल्स थी वो आपको समझ में आई हो और एमसीक्यू भी आपने सॉल्व किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर ये चैनल को करें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं ऐसे ही आपके लिए टॉपिक्स जो है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके लिए सारी मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। और ये जो सीरीज़ है, इकोनॉमिक की सीरीज़ या इन्वायरमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री, डेली करंट अफेयर की भी सीरीज़ है मेरी, राइट, जो मैं अपलोड करता हूँ। तो ये सारी जियोग्राफी की सीरीज़ हो गई, ये सब की सीरीज़ मैं धीरे धीरे आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट रहती है हमेशा, वो अपलोड मैं करता रहूँगा। आप बाकी वीडियोज़ को भी देखें और अपनी इन्फॉर्मेशन और यूपीएससी की प्रिपरेशन दोनों को अच्छी कर पाएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच टिल द टाइम के लिए। गुड बाय, हैव अ गुड डे।